जो अभी बजट प्रस्तुत किया है और हर बार भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसकी पवित्रता बनाए रखना आपकी, हमारी, सरकार की, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ बजट के माध्यम से जो जनता को बात कही जाती है उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए, अन्यथा ये जनता के साथ एक धोखा है और उनके साथ अन्याय है। मैं पिछले जो बजट है उन घोषणाओं के बारे में आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि किस प्रकार की घोषणाएं करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 और 22 में घोषणा की गई थी कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रदेश की सबसे गरीब सहरिया जाति व विकलांगों को वर्ष में 200 दिवस रोजगार दिया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी सहरिया जाति के व्यक्ति को 200 दिन रोजगार नहीं दिया। ये सहरिया जाति के साथ एक छलावा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, ये भी कहा गया हम अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी स्कूल खोले नहीं गए। हिंदी में जो हिंदी माध्यम के विद्यालय चल रहे थे, उन्हीं हिंदी माध्यम विद्यालयों का नाम बदल करके वहाँ अंग्रेजी पढ़ाने का असफल प्रयास हुआ। कई विद्यालय ऐसे हैं उसमें हिंदी माध्यम के भी उसमें पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी उसमें पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं। तो ये क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? ये धोखाधड़ी है। जनता इसका बदला जरूर और लेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी कहा गया था कि मिडिल स्कूल के सभी छात्रों को हम निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। अभी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाई है। ये भी एक छलावा था। इन्होंने 19-20 में ये भी घोषणा की थी कि हम विकास, जो गौरव पथ योजना है भारतीय जनता पार्टी के समय की, उसको बंद करते हैं और उसके बदले में विकास पथ योजना लाते हैं। और उसमें कहा गया कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर का विकास पथ बनाएंगे। लेकिन ये आरोप पूरे सदन को जानकर के दुख होगा कि मैं जी रामनंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो एक भी पूरा विकास पथ नहीं बनाया गया है। केवल सुकेत में एक बनाया गया, वो भी आधा अधूरा है, जबकि इनको सभी ग्राम पंचायतों पर बनाना था। यही हाल पूरे राजस्थान भर का रहा है और ये इस प्रकार से करके वाहवाही लूटने का जो षड्यंत्र करते हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इन्होंने 19-20 में यह भी घोषणा की थी कि किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन में 2 ब्लॉकों में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, ताकि किसान को रात्रि में ठिठुरती सर्दी में और खेत में खड़ा रह करके पानी नहीं देना पड़े अपनी फसलों को। और ये कहा था कि हम 33 केवी के सब स्टेशनों पर 600 नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे। लेकिन ये घोषणा भी इनकी टाइम फिस रही है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो बेरोजगार लोग, तो अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से हम 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन पिछली जो 25,000 की चल रहा था उसको भी पूरा नहीं कर पाए और केवल 22,000 युवाओं को ही रोजगार उपलब्ध करवाकर इन्होंने इतिश्री कर ली और ये घोषणा भी टाइम फिस हो गई। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये भी कहा था कि टीएसपी क्षेत्र में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पाड़ा चुड़ावत जिला डूंगरपुर, पाड़ोला जिला बांसवाड़ा, टीमरवा जिला प्रतापगढ़, हनोतिया जिला बाराम के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1530 से बढ़ाकर 2400 किए जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था। लेकिन ये लोक लुभानी योजना भी टाइम फिस हो गई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट जो प्रस्तुत करते हैं उसकी पवित्रता को और इस सरकार ने समाप्त किया है। और बजट जो घोषणा होती है जनता के, उसके लिए
उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इन्होंने घोषणा की थी कि हम सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए और इन्होंने कहा हमने इस वादे को पूरा कर दिया है। ज्यादा झूठ क्या होगा इस सदन में, ये जनता को एक बता रहे हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है, और इस चक्कर में कई किसान अपना कर्जा नहीं चुका पाए। नहीं चुका पाने के कारण से अब उनकी जमीनों को नीलाम करने का षड्यंत्र जारी है, और अब ये तर्क देते हैं कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो आपने कर्जा माफ करने की जब घोषणा की थी तब तो ये नहीं कहा था कि भारत सरकार से सहयोग लेंगे हम, या भारत सरकार ने हमको कहा है कि हम सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ अन्याय क्यों किया गया, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर किया गया, ये तो इस राजस्थान की जनता के लिए इस सरकार को बताना होगा। ये राजस्थान के किसानों के दुश्मन साबित हो रहे हैं और उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, ये कहा गया कि राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं को हम और बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर इनको सपने में आया कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने बैरिकेड्स लगाए। पहले बैरिकेड्स लगाए कि 1 लाख तक को देंगे, फिर 1,60,000 तक आए, और फिर इन्होंने लगा 4 घंटे जो काम करेगा उसको देंगे। तो ये क्या है अन्याय, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। ये वैकेंसी इतने लोगों को निकालते हैं, और वैकेंसी निकालकर खुद सरकार में बैठे हुए लोग ही हजारों करोड़ रुपए कमाने के लिए पेपरों को स्ट्रांग रूम से निकाल करके बेच देते हैं। उसमें सारी की सारी सरकार शामिल हो जाती है। इससे ज़्यादा अन्याय बेरोजगारों के साथ क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, राजस्थान के बेरोजगारों से यानी संविदा कर्मियों से कहा गया भारत कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा। सारे संविदा कर्मी, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, शिक्षा मित्र और अन्य जो विभागों में जो लोग काम कर रहे हैं, चतुर्श्रेणी का, कई छात्रावासों में रसोईया, चौकीदार, ये सब इंतजार कर रहे थे कि हमको नियमित किया जाएगा, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, अन्याय हुआ है। राजस्थान की जनता को भ्रामक प्रचार करके, भ्रामक घोषणा करके ठगने का काम इस सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, ये कहा गया यहाँ कि ये बजट सबके विकास के लिए है। सब कैसे हो सकता है? सबके लिए कैसे हो सकता है? अनुसूचित जाति के लोग यानी विद्यार्थी जो छात्रावासों में पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से ये आस लगाए बैठे थे कि हमारा मेस का भत्ता बढ़ेगा, हम भी ठीक प्रकार का भोजन कर पाएंगे, हम कुपोषण से बचेंगे, लेकिन उनको भत्ता नहीं बढ़ाया गया है और पुराने भत्ते के आधार पर ही उनको भोजन दिया जा रहा है। इसके कारण से वो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र कुपोषण के शिकार होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और जो ओबीसी के छात्र हैं, उन छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए भी वो आस लगाए बैठे थे कि इस बजट में हमारे ऊपर ये सरकार कृपा करेगी और छात्रवृत्ति को बढ़ाएगी ताकि हम भी ठीक प्रकार से पढ़ सकेंगे, ठीक प्रकार से हम जो पाठ्य सामग्री है उसको खरीद सकेंगे। लेकिन उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि एक काम और किया है, पोर्टल में इतनी विसंगतियां छोड़ दी है कि वो ठीक प्रकार से बच्चे उस पर लोड नहीं कर पा रहे हैं, और अब की बार जितना छात्रवृत्ति लेने के लिए छात्र उस पर अपना आवेदन लोड करते, वो 50% से ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, और इस कारण से इन्होंने 50% पैसा बचाया है। और इसलिए कमी छोड़ी थी इन्होंने क्योंकि छात्रवृत्ति में राजस्थान सरकार को भी केंद्र सरकार के साथ साथ अपना शेयर देना पड़ता है। वो शेयर को बचाने के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ अन्याय किया है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये कहा हम 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। इससे बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ क्या हो सकता है? अभी तक 10 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए, 10 बार उनको लूटा गया, और माननीय सभापति महोदय ये कहा गया हम इतने किसानों को बिजली का कनेक्शन देंगे, लेकिन 1.5 साल से जिन लोगों ने बिजली के डिमांड नोट जमा कराए हुए हैं उनको 1 महीने पहले तक भी
और कनेक्शन नहीं दिया गया। मैं समझता हूं अनुसूचित जाति, जनजाति या गरीब किसान पैसा कहां से लाता है? किसी उधार लेके आता है? कहीं अपनी पत्नी का जेवर गिरवे रखता है और ये वादा करके लाता है कि यदि मैं इस समय पर पैसा नहीं चुका पाया तो मेरा जेवर डूब जाना चाहिए, यानी तुम्हारा कर लेना। और इस आधार पर कई सारे बहनों के जेवर डूब गए हैं और उन्होंने इस आशा के साथ लिया था कि जब मेरे बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, मेरे खेत में पानी जाएगा, असली अच्छी फसल निकलेगी, और जब अच्छी फसल निकलेगी तो मैं कर्जा चुका दूंगा, तो मेरे बच्चों का पेट भी भरेगा, अच्छी फसल भी होगी, कर्जा भी चुक जाएगा, मैं खुशहाल रहूंगा। लेकिन इस सरकार ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, अन्याय किया है, और अन्याय का बदला लेने के लिए वो लोग और बिल्कुल आतुर हैं, इनसे लेंगे। ये चिकित्सा के बारे में बहुत डिंग आंकते हैं, हमने 10 लाख का कर दिया है, 15 लाख का कर दिया है। अरे चिकित्सा केवल एलोपैथिक चिकित्सा नहीं है, और एलोपैथिक चिकित्सा की भी सोचे तो आपने कौन सी घोषणाएं पूरी कर दी? आपने 19-20 में घोषणा की थी कि रामगंज विधानसभा क्षेत्र में, यानी रामगंज मंडी मुख्यालय पर ट्रॉमा हॉस्पिटल खोला जाएगा। अब खोला जाएगा तो आज तक 3-4 साल के बाद तक वहां जो एक हाड़ोती में कहावत कहते हैं ना, नंदीन सुसाड़ा, यानी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है। बल्कि इससे पूर्व रामगंज विधानसभा क्षेत्र के एक चिकित्सालय को 70 बेडेड घोषित किया गया था, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये अन्याय है वहां की जनता के साथ। और आयुर्वेद के ऊपर तो कुठाराघात किया है, आयुर्वेद की दवाइयां निःशुल्क नहीं देंगे, ये तय कर लिया इस सरकार ने। यानी जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जिसकी दवाइयां भी एलोपैथी के साथ साथ निःशुल्क मिलनी चाहिए थी, इन्होंने घोषणा भी की थी कि हम सभी प्रकार की चिकित्सा की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, ये वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये बजट केवल हवाई है। ये कहते हैं मुर्दों का सम्मान करते हैं, मुर्दों का मान रखते हैं। अरे इतने सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं ना, उन वृद्धाश्रमों में मेस का राशि, वो जो भोजन भत्ते की राशि होती है उसको नहीं बढ़ाया गया, बल्कि उनके लिए, उनकी सहायता के लिए जो वहाँ हेल्पर रहते थे, भोजन बनाने वाले रहते थे, वहाँ सुपरवाइजर रहता था, उनका भी पैसा देना बंद कर दिया है। ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं, माँ बाप को भी माँ बाप नहीं समझते हैं। ऐसे कपूत बेटे हैं इस राजस्थान की विधानसभा में सरकार में बैठ गए जो अपने माँ बाप का भी अपमान करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का सम्मान देने में इनको शर्म आती है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत अन्याय है लोगों के साथ। अरे क्या उसको हमारे यहाँ कहा गया है, अरे तो भारत माता का भी सम्मान नहीं करते, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, बुद्धि यशो बलम, तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय, वो भी भारत माता के दुश्मन है, विराजिए, जो भी सभापति महोदय विलोपित किया जाएगा कि इनको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ऐसे कपूत बेटे इस भारत माता के श्रम तो करो, खाते हैं माँ बाप का सम्मान करते हैं। आप बंद करिए। माननीय सभापति महोदय देखिए, आप अनुदानित छात्रावासों का मेस का भत्ता अलग, सरकारी छात्रावासों का मेस का भत्ता अलग। ये क्या ड्रामा है भाई? मेरा ड्रामा समझ में नहीं आया कि अनुदानित छात्रावासों में जो बच्चे रहेंगे उनको कम रोटी खाना चाहिए इनके हिसाब से, और जो सरकारी छात्रावास में रहते हैं उनको ज्यादा रोटी खाना चाहिए। यानी अनुदानित छात्रावासों के बच्चों को भूखा मारने का पूरा षड्यंत्र इस सरकार का चल रहा है। इसलिए इस राजस्थान सरकार को चाहिए था कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाते, क्योंकि ये जैसे कपूत बेटे बहुत सारे हो गए हैं, माँ बाप दर्द की खा रहे हैं। समाप्त करें। हाँ, मैंने अभी प्रारंभ किया है। समाप्त करें। तो इन जैसे कपूत, मानिए प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें। 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। पहले वक्ता है साहब, प्लीज समाप्त करें। ओपनर है हमारे आज के।
आपने जो मुझे ये सूची जो दी है पेश की आसन को, ये 15 मिनट के लिए है और 15 मिनट से 16 मिनट इनको हो गए। प्लीज सहयोग करें विराज आप, प्लीज सहयोग करें। ना पहले दोनों वक्ताओं माननीय सदस्य, ने इनका नाम देख के अपना नाम पीछे कर लिया। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सेकंड वक्ता को फिर जो है समय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं समय ज्यादा नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सहयोग करें विराज आप, प्लीज सहयोग करें। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य 1 मिनट समाप्त करेंगे अपनी। जी प्रखर वक्ता है, पहले वक्ता, इसलिए पहले जो नाम दिया प्रथम वक्ता को आपने जो लिस्ट समर्पित नहीं, प्लीज सहयोग करें विराज आप, विराजिए माननीय सदस्य, माननीय विराजिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। यू आर अ बिग फेलियर। मदन दिलावर के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य 1 मिनट समाप्त करें अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये कहा था कि शराब नीति की घोषणा करते समय कि संयम बरतेंगे शराब पीने में, पिलाने में, और ये कहा गया कि संयम बरतना चाहिए। संयम इतना बरता माननीय सभापति महोदय इन्होंने कि स्कूलों की दीवार के सहारे शराब की दुकानें खोल दी है, मंदिरों की दीवार के सहारे शराब की दुकानें खोल दी है, अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में शराब की दुकानें खोल दी है। और ऐसा कोई गांव नहीं है राजमंड्री विधानसभा क्षेत्र का जिस गांव में 2-2, 3-3 अवैध दुकानें नहीं होती। और उसके एक कर्मचारी ने कहा, बेचारे ने, मेरे पास वीडियो भी है, कसाब सरकार का दबाव है हमारे पर कि शराब ज्यादा बेचना चाहिए, इसलिए हम इनकी ब्रांचों को आंख बंद करके स्वीकृति देते हैं। और जब शांति धारीवाल जी ने मेरे को जवाब दिया था शराब के बारे में, तो कहा एक भी शराब की दुकान नहीं चल रही। बताइए। विराजिए माननीय सदस्य, उपनेता महोदय, ये समय कंज्यूम कर रहे हैं अपना। प्लीज माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने